एक लड़का जिसे कभी हीरो नहीं जोकर कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। एक अभिनेता जिसकी हर फ्लॉप फिल्म के बाद लोगों ने ऐलान कर दिया कि अब इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। वो लड़का बार बार गिरा, मजाक बना, ट्रोल हुआ, उसके चेहरे पर हंसी उड़ाई गई, उसकी एक्टिंग पर सवाल खड़े कर दिए गए, लेकिन उसने हर ताने को अपनी ताकत बना लिया। फिर एक दिन उसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। पूरे देश को लगा कि ये सुपरस्टार खामोश हो जाएगा, डर जाएगा, झुक जाएगा। लेकिन अगले ही दिन वो अपनी वैनिटी वैन की छत पर खड़ा था। हजारों फैंस नीचे उसका नाम चिल्ला रहे थे। वो मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रहा था। उस दिन सिर्फ एक अभिनेता नहीं खड़ा था, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने वाला एक चेहरा खड़ा था। फिर उसने वो फैसला लिया जिसने पूरी साउथ इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। करोड़ों की कमाई, सुपरस्टारडम, फिल्मों की चमक, सब कुछ छोड़कर उसने राजनीति में एंट्री कर ली। इसी बीच उसकी आखिरी फिल्म जननायकन की रिलीज होने पर रोक लगा दी जाती है। विरोधियों ने सोचा कि यहीं खत्म हो जाएगी विजय की असली कहानी, लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्हें रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश होती है अक्सर वही इतिहास लिखते हैं। समय बदला, सियासत बदली, और अब वही लड़का जिसे कभी जोकर कहा गया था तमिलनाडु की सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर पहुंचने वाला है। और शायद बहुत जल्द जिस जननायकन को रोका गया था वो फिर बड़े पर्दे पर लौटेगी। लेकिन इस बार टाइटल कार्ड सिर्फ एक नाम का नहीं होगा, बल्कि लिखा होगा विजय थालापति, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। और आज आपको हम सुनाएंगे उस सुपरस्टार की पूरी कहानी जिसने फिल्मों की दुनिया से निकलकर सीधी राजनीति के रण में कदम रखा और देखते ही देखते करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। चेन्नई की तंग गलियों में बसे एक साधारण से घर में दो सपने हर रोज संघर्ष से लड़ रहे थे। एक सपना था S.A. चंद्रशेखर का, जो फिल्म निर्देशक बनकर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दूसरा सपना था उनकी पत्नी शोभा का, जिनकी आवाज तमिल सिनेमा में जगह तलाश रही थी। लेकिन सपनों की दुनिया जितनी चमकदार दिखाई देती थी, असल जिंदगी उतनी ही कठिन थी। कभी काम की कमी, कभी पैसों की तंगी, तो कभी भविष्य की चिंता। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। फिर वक्त ने करवट ली। 22 जून 1974 की वो सुबह, जब छोटे से घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। परिवार ने उसका नाम विजय जोसेफ रखा। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर सिर्फ फिल्मों का सुपरस्टार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद और जुनून बन जाएगा। यानी विजय का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। हम बात कर रहे हैं विजय थालापति की। यानी घर में हर वक्त फिल्मों की बातें होती थी, कहीं स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती थी, कहीं गानों का रिहर्सल चलते हुए, तो कहीं शूटिंग की तैयारियां थी। वो माहौल धीरे धीरे विजय की सोच और सपनों का हिस्सा बनता चला गया। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने कैमरे की दुनिया को करीबी से समझना शुरू कर दिया। और फिर आता है वो दिन जब महज 10 साल की उम्र में विजय पहली बार कैमरे के सामने खड़े हुए। कैमरा चला, लाइटें जली और एक छोटे से बच्चे ने अपनी मासूम अदाकारी से सबका ध्यान खींच लिया। उस काम के बदले उन्हें पहली कमाई के तौर पर 500 रुपये मिले। आज के हिसाब से शायद ये रकम छोटी लगे, लेकिन उस दौर में वो परिवार के लिए सिर्फ एक पैसा नहीं थे, वो उम्मीद थी। संघर्ष के बीच मिली पहली जीत की थी। माता पिता की आंखों में चमक थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनका बेटा वो मुकाम हासिल करेगा जिसका सपना उन्होंने सालों पहले देखा था। किसी को नहीं पता था कि यही छोटा बच्चा आगे चलकर थालापति विजय बनेगा। एक ऐसा नाम जिसकी फिल्मों पर त्योहार मनाएंगे, जिसके डायलॉग पर भीड़ चीखेगी और जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन जिंदगी ने विजय के परिवार की परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी।
घर में एक ऐसा दर्द आने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। यानी विजय अपनी छोटी बहन विद्या के बेहद करीब थे। वे सिर्फ बहन नहीं, उनके बचपन की सबसे प्यारी साथी थी। लेकिन अचानक आई एक दुखद बीमारी ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। बहन को मौत के करीब जाता देख विजय के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस बच्चे की आंखों में हमेशा शरारत मुस्कान रहती थी, वो अचानक शांत रहने लगा। वो कम बोलने लगे, अकेले रहने लगे। पर कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे विजय ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं, ताकत बनाने का फैसला किया। फिर एक दिन 18 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता से साफ शब्दों में कहा कि मुझे हीरो बनना है। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के अनुभवी निर्देशक थे। वो जानते थे कि फिल्मों की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन और निर्दयी होती है। यानी तमिल सिनेमा में हीरो सिर्फ अभिनेता नहीं होते, उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए शुरुआत में पिता ने विजय को समझाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन विजय के अंदर कुछ कर गुजरने की आग जल चुकी थी। उनकी जिद सिर्फ सपना नहीं थी, वो उनका जुनून बन चुकी थी। आखिर पिता मान गए और उन्होंने विजय को सही दिशा में तैयार करना शुरू कर दिया। विजय ने अपनी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस के मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर आया साल 1992, जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। लेकिन शुरुआती वैसी नहीं थी जैसे एक नए हीरो ने सोची होगी। दुबला पतला शरीर, घुंघराले बाल, हल्की मूछें और एक ऐसा चेहरा जो उस दौर में परफेक्ट हीरो की छवि में फिट नहीं बैठता था। उस समय तमिल सिनेमा में रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े सितारों का दौर था, जिनका अपना अलग स्टाइल और दबदबा था। ऐसे में विजय को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि ये हीरो नहीं बन सकते, तो किसी ने उन्हें जोकर तक कह दिया। हर ताने के साथ विजय को अपने पिता की वही बात याद आती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन फर्क यही था कि विजय हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वही लोग उनकी सफलता की मिसाल देंगे। और शायद यहीं से शुरू हुई एक साधारण से लड़के की थालापति बनने की असली कहानी। कहते हैं कि विजय ने एक बात बहुत जल्द समझ ली थी कि सिर्फ सपने देखने से स्टारडम नहीं मिलता, जनता की नब्ज समझनी पड़ती है। उन्होंने आलोचनाओं से भागने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर दिया। वो समझने लगे कि दर्शक आखिर अपने हीरो में क्या देखना चाहते हैं, कौन सा अंदाज लोगों के दिल में उतरता है, कौन सी भावनाएं सिनेमा घरों में तालियां बजवाती हैं और किस तरह किरदार जनता अपने साथ जोड़कर देखती है। विजय ने तमिल सिनेमा के बदलते बाजार को गहराई से समझा। और फिर आया साल 1996, जब उनकी जिंदगी बदलने वाली फिल्म रिलीज हुई, पॉब अनकोग्स। यानी ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म में विजय ने एक ऐसे मासूम प्रेमी का किरदार निभाया जो अपने प्यार के लिए खुद का त्याग कर देता है। उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उनकी मासूमियत, सादगी और इमोशनल अभिनय सीधे लोगों के दिल में उतर गया। अब लोग उन्हें सिर्फ डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर के बेटे के रूप में नहीं देख रहे थे। विजय अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने लगातार रोमांटिक फिल्मों का रास्ता चुन लिया। में विजय एक सॉफ्ट, इमोशनल और भरोसेमंद लवर बॉय के रूप में नजर आए। खास तौर पर महिला दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनकी फिल्मों में प्यार था, भावनाएं थी और एक ऐसा किरदार था जिससे आम युवा खुद को जोड़कर देखने लगा था। कुछ ही सालों में विजय तमिल सिनेमा का भरोसेमंद चेहरा बन चुके थे। लेकिन विजय सिर्फ सफलता से संतुष्ट होने वालों में से नहीं थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में एक ही ऐसी ही इमेज ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती है। अगर टिके रहना है तो खुद को बदलना पड़ेगा।
और फिर उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा दांव खेला। साल 2003 में विजय ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उनका लुक बदला, स्टाइल बदली, बॉडी लैंग्वेज बदली और सबसे बड़ी बात कि उनका एटीट्यूड बदल गया। अब स्क्रीन पर एक नया विजय दिखाई देने लगा था। फिर 2004 में रिलीज हुई गिल्ली और फिल्म ने विजय को सीधे जनता के मास हीरो में बदल दिया था। सिनेमा घरों के बाहर फैंस की लंबी लाइनें लग गई थी, थिएटरों में सीटियां गूंजने लगी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटने लगे। यानी जो विजय कभी लवर बॉय के रूप में जाने जाते थे, अब वही एक्शन, स्टाइल और स्वैग के नए चेहरे बन चुके थे। यानी इस फिल्म में विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी उन्होंने एक के बाद एक बड़ी मसाला और एक्शन फिल्में दी, जिनमें मनोरंजन, डायलॉग, डांस और हीरोइज्म का जबरदस्त मिश्रण था। यहीं से जन्म हुआ उस स्टार का जिसे तमिलनाडु ने आगे चलकर थालापति कहना शुरू कर दिया। यानी तिरुपाची, शिवाकाशी और पोक्किरी विजय की इन फिल्मों का एक अलग से ही जादू था। फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता था, दमदार एंट्री, तेज एक्शन, इमोशनल कहानी, गरीबों के लिए लड़ता हीरो, जनता के लिए बड़े बड़े डायलॉग। यानी लेकिन खास बात यह थी कि दर्शक इसे फॉर्मूले से कभी बोर नहीं हुए, बल्कि हर फिल्म के साथ उनका क्रेज और बढ़ता चला गया। सिनेमा घरों में सीटियां गूंज रही थी, फैंस पोस्टरों पर दूध चढ़ाते थे और विजय धीरे धीरे सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता के हीरो बनते चले जा रहे थे। हालांकि आलोचक अक्सर उन पर निशाना साधते। कहा जाता था कि विजय रिस्क नहीं लेते, खुद को बदलने से डरते हैं और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। लेकिन विजय अब एक बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जनता आखिर चाहती क्या है। उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ ली थी और यही समझ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती चली गई। लेकिन सफलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर चमकते सितारे के जीवन में एक अंधेरा भी आता है। विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। साल 2007 और 2010 के बीच उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी। क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया था कि विजय का दौर खत्म हो चुका है। मीडिया में चर्चाएं होने लगी थी कि अब शायद उनका स्टारडम ढलना शुरू हो चुका है। लेकिन विजय उन लोगों में से नहीं थे जो असफलता देखकर रुक जाएं। उन्हें एक बार फिर खुद को बदलने का फैसला किया। फिर आया साल 2012 और पर्दे पर रिलीज हुई थुप्पाकी, यानी एक नई फिल्म। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी बल्कि विजय के करियर का नया जन्म था। अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला विजय पहले जैसा नहीं था। वो सिर्फ लड़ाई करने वाला हीरो नहीं रहा था बल्कि व्यवस्था से सवाल पूछने वाला चेहरा बन चुका था। इसके बाद उनकी फिल्मों में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आने लगा। काठी में उन्होंने किसानों की समस्याओं को आवाज दी। मार्शल में टैक्स सिस्टम और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। उनके किरदार अब सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे थे बल्कि राजनीतिक सिस्टम और आम जनता के मुद्दों पर बात करने लगे थे। यहीं से लोगों को महसूस होने लगा था कि विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो एक बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फिल्मों में एक जन नेता की छवि बनना शुरू हो चुकी थी। यानी साधारण कॉटन शर्ट, सिंपल पेंट, पैरों में चप्पल और गरीबों के हक के लिए लड़ता एक आदमी। यानी स्क्रीन पर लोग अब सिर्फ अभिनेता विजय को नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे चेहरे को देख रहे थे कि जो भविष्य की राजनीति का बड़ा नाम बन सकता था। और शायद यही वो दौर था जब थालापति धीरे धीरे सिनेमा से निकलकर जनता की राजनीति में प्रवेश करने लगे। साल 2013 विजय अपने करियर के उस दौर में थे जहां उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी हर फिल्म का इंतजार त्योहारों की तरह बड़े अच्छे तरीके से लोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा विवाद हुआ जिसने विजय को पहली बार सत्ता और सिस्टम की ताकत का एहसास कराया। उनकी फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, थिएटर सज चुके थे, पोस्टर लग चुके थे। लेकिन अचानक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। उस समय तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी और मुख्यमंत्री जयललिता हुआ करती थी। कहा जाता है कि विजय फिल्म को रिलीज करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली।
ये घटना विजय के लिए सिर्फ एक फिल्म रुकवाने का मामला नहीं था, ये उनके लिए एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें ये समझा दिया कि लोकप्रियता और सत्ता दोनों अलग चीज़ें होती हैं। शायद यहीं से उनके भीतर राजनीति और जनता से सीधे जुड़ने की सोच और मजबूत होने लगी। फिर आया साल 2017, जब तमिलनाडु में जल्लीकट्टू आंदोलन ने पूरे राज्य को हिला दिया। यानी जल्लीकट्टू यानी पोंगल के दौरान खेला जाने वाला पारंपरिक बैल पकड़ने का खेल तमिल संस्कृति की पहचान माना जाता है। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कहते हुए कि इससे लोगों और जानवरों की जान को खतरा होता है। इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। चेन्नई से लेकर छोटे शहरों तक प्रदर्शन होने लगे और इसी आंदोलन में पहली बार विजय खुलकर जनता के साथ खड़े दिखाई दिए। यह सिर्फ एक अभिनेता का समर्थन नहीं था, यह संकेत था कि विजय अब सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहना चाहते। असल जिंदगी से पहली बार लोग उन्हें किसी जन आंदोलन का हिस्सा बनते देख रहे थे। उनकी मौजूदगी ने आंदोलन को एक और बड़ा बना दिया था। लेकिन जब कोई चेहरा जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलने लगता है तो उसकी हर गतिविधि सत्ता और एजेंसी की नज़र में आने लगती है। और विजय ने इसका असर कुछ साल बाद महसूस किया था। साल 2020 में तमिलनाडु की नवेली स्थित लिग्राइंट खदान क्षेत्र में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, कैमरे चल रहे थे, शूटिंग जारी थी। तभी अचानक इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियां वहां पहुंच गई। अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के शूटिंग रुकवा दी। विजय को वहीं से पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया। उन्हें चेन्नई लाया गया, जहां उनके घर पर छापेमारी की गई। करीब 20 घंटे तक पूछताछ चली। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी थी। कई लोगों ने इसे सिर्फ टैक्स जांच माना, तो कई लोगों को लगा कि ये उस अभिनेता पर बढ़ता दबाव है जो धीरे धीरे जनता की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी चीज साफ थी कि अब विजय सिर्फ फिल्म स्टार नहीं रहे थे, वो एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिनकी हर गतिविधि पूरे तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा का विषय बनने लगी थी। यानी इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद तमिलनाडु की राजनीति और मीडिया में एक ऐसे ही सवाल गूंजने लगे कि क्या विजय ने टैक्स चोरी की है, क्या उनके घर में काला धन मिला है। विरोधियों को लगा कि इस कार्रवाई से विजय की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उन्हें लगा कि जनता अब उनसे दूरी बना लेगी। लेकिन विजय ने अगले ही दिन ऐसा जवाब दिया जिसने पूरा माहौल बदल दिया। वो दोबारा नवेली पहुंचे, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हजारों फैंस वहां पहले से मौजूद थे। और फिर विजय अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े। वहां खड़े होकर अपने फैंस के साथ एक बड़ी सेल्फी ली। कुछ ही मिनटों में वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। फैंस इसे सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक संदेश मान रहे थे। एक ऐसा संदेश जिसमें विजय ये बता रहे थे कि वो डरने वाले नहीं है और जनता आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। यहीं से ये बात और साफ हो गई कि विजय का लक्ष्य सिर्फ फिल्म करना नहीं था, वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। साल 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब विजय मक्कल इक्कम को मजबूत करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये सिर्फ फैंस का एक समूह था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़े संगठन में बदलता चला गया। ये संगठन सिर्फ पोस्टर लगाने या फिल्म रिलीज पर जश्न मनाने तक सीमित नहीं था। उनके कार्यकर्ता लोगों की मदद करने लगे, सामाजिक कामों में हिस्सा लेने लगे और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने लगे। यानी विजय पर्दे के पीछे भी और अपनी पकड़ मजबूत करते चले जा रहे थे। फिर साल आया 2021, जब विजय ने स्थानीय चुनावों में अपने संगठन के जरिए एंट्री की। ये सीधे राजनीति में कूदना नहीं था, बल्कि एक तरफ सॉफ्ट लॉन्च था। विजय देखना चाहते थे कि जमीन पर उनकी ताकत कितनी है और लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता मानते हैं या नेता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार हैं। और जब उन्हें यह भरोसा हो गया कि जनता उनके साथ खड़ी है, तब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया। साल 2024 ये वही साल था जब विजय ने आखिरकार उस रास्ते पर कदम रख दिया जिसकी चर्चा तमिलनाडु में लंबे समय से हो रही थी। उन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। तिमिजगा वेत्री
कगजम यानी टीवी के। ये सिर्फ एक नई पार्टी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय का ऐलान था। लेकिन पार्टी लॉन्च से भी ज़्यादा चर्चा जिस फैसले की थी वो था विजय की फिल्मों को छोड़ने का ऐलान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वो पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे और एक्टिंग से दूरी बना लेंगे। ये फैसला इसलिए बड़ा माना गया क्योंकि तमिल सिनेमा के कई बड़े सितारे यानी रजनीकांत, कमल हासन और एमजी रामचंद्रन जैसे नाम राजनीति में आने के बाद भी फिल्मों से जुड़े रहे। लेकिन विजय ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ये संदेश दिया कि वो राजनीति को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि अपना पूरा मिशन मानते हैं। वो आधे मन से नहीं बल्कि पूरी ताकत और तैयारी के साथ राजनीति में उतरना चाहते हैं। दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक लक्ष्य पर था, 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। विजय जानते थे कि अगर इतिहास बनाना है तो तैयारी भी उसी स्तर की करनी होगी। लेकिन इसी दौरान उनके निजी जीवन में एक बड़ा विवाद सामने आया। उनके पिता ने ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल एक्कम के नाम से एक अलग राजनीतिक संगठन शुरू कर दिया। ये मामला धीरे धीरे परिवार के अंदर मतभेद की वजह बन गया। विजय नहीं चाहते थे कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी दूसरी राजनीतिक गतिविधियों या भीड़ जुटाने के लिए किया जाए। मामला इतना बढ़ गया कि विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की मांग कर दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम या पहचान का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाए। यह विवाद सुर्खियों में जरूर रहा, लेकिन इससे विजय की राजनीतिक तैयारी धीमी नहीं पड़ी और बल्कि तेज हो गई। फिर आया साल 27 अक्टूबर 2024, विक्रमवंडी का वो ऐतिहासिक दिन जिसने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। ये विजय की पहली बड़ी राजनीतिक रैली थी। वहाँ जो नज़ारा दिखाई दिया उसने सभी को चौंका दिया। जहाँ तक नजर जा रही थी लोगों का हुजूम चारों तरफ दिखाई दे रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, थालापति थालापति। लाखों लोग अपनी पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन इस बार मंच पर खड़ा इंसान सिर्फ अभिनेता विजय नहीं था। उस दिन लोगों ने पहली बार उन्हें एक संभावित मुख्यमंत्री और जन नेता के रूप में देखा। विजय ने राजनीति में एंट्री भी बिल्कुल अपनी फिल्मी अंदाज में की थी। दमदार मंच, बड़ी भीड़, जोशीले भाषण और जनता के बीच खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करना शुरू किया। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन विजय ने साफ संकेत दिया कि अब वो इस राजनीति में तीसरी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। अपने भाषण में उन्होंने पेरियार, कामराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और तमिल पहचान की बात की। विजय की कोशिश साफ थी, वो सिर्फ स्टारडम के भरोसे राजनीति नहीं करना चाहते थे, बल्कि खुद को जनता के मुद्दों से जुड़ा नेता दिखाना चाहते थे। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी आसान नहीं होता और विजय को भी इसका सामना बहुत जल्द करना पड़ा। उनकी एक बड़ी रैली के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये घटना पूरे तमिलनाडु में चर्चा का विषय बन गई। यानी घटना के तुरंत बाद विजय वहां से चले गए और यहीं से विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे कि विजय तुरंत पीड़ित परिवारों के पास क्यों नहीं पहुंचे। जब वो 3 दिन बाद मृतकों के परिवार से मिलने गए तब भी विवाद थमा नहीं। आलोचकों ने कहा कि 3 दिन तक विजय कहाँ थे। कुछ लोगों ने उन्हें भागने वाला नेता तक कहना शुरू कर दिया था, लेकिन विजय ने पीछे हटने के बजाय हालातों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की और पीड़ित परिवारों की मदद का ऐलान किया। यहीं से विजय को एहसास हुआ कि राजनीति सिर्फ भीड़ जुटाने का नाम नहीं है, ये रणनीति, धैर्य और सही फैसलों का खेल भी है। इसी दौरान उन्होंने चुनावी रणनीतिक प्रशांत किशोर से संपर्क कर लिया था। वही प्रशांत किशोर जो कभी पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के सहयोगी हुआ करते थे। उस समय प्रशांत किशोर बिहार में अपनी जन स्वराज पहले को, यानी जो उनकी पार्टी थी, उसको पहल को वो आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई।
कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने विजय को सबसे अहम सलाह दी थी, अगर जनता में भरोसा है तो चुनाव अपने दम पर लड़ो। विजय ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने गठबंधन और राजनीति से दूरी बनाई और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए। इसके बाद उनका चुनाव अभियान और आक्रामक हो गया। उनका चुनाव चिन्ह सीटी यानी धीरे धीरे सबसे बड़ी पहचान बन गया। विजय जहां भी जाते वहां हजारों लोग सीटियां बजाकर उनका स्वागत करते। रोड शो हो, रैली हो या सोशल मीडिया कैंपेन हो, हर जगह सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, सीटी की। ये सिर्फ एक चुनावी चिन्ह नहीं रहा था, बल्कि विजय और जनता के बीच एक भावनात्मक कनेक्शन बन चुका था। यानी तमिलनाडु के गांव-गांव तक ये संदेश पहुंच चुका था कि सीटी मतलब थालापति विजय। और राजनीति में चुनाव चिन्ह की ताकत क्या होती है, ये हर चुनाव में देखने को मिलता है। विजय ने उसी ताकत को अपनी सबसे बड़ी पहचान बना दिया था। दोस्तों, विजय का चुनाव प्रचार बिल्कुल पारंपरिक नेताओं जैसा नहीं था। उन्होंने राजनीति में टेक्नोलॉजी और स्टारडम, जनता के भावनात्मक जुड़ाव, तीनों का एक साथ जोड़ दिया। जहां दूसरे नेता मंचों तक सीमित नहीं थे, वहीं विजय ने प्रचार का तरीका एकदम बदल दिया। कई जगहों पर उनके हेलोग्राम भाषण दिखाई दिए, यानी एक ही समय पर अलग अलग शहरों में डिजिटल विजय जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। कोयम्बटूर जैसे शहरों में रोबोट लोगों का स्वागत करते हुए दिखाई दिया। उनके जैसे दिखने वाले डिजिटल कैरेक्टर और कलाकार सड़कों पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ पड़े थे। ये सिर्फ हाईटेक चुनाव प्रचार नहीं था, ये लोगों के दिल और दिमाग को खुद को अलग तरीके से स्थापित करने की एक बड़ी रणनीति थी। विजय जानते थे कि नई पीढ़ी सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, वो कनेक्शन महसूस करना चाहती है। इसलिए उन्होंने बच्चों तक अपील की कि घर जाओ, अपने माता पिता से बात करो और टीवी के को वोट देने के लिए समझाओ। उनके इस अंदाज ने खूब चर्चा बटोरी। कुछ लोगों ने इसे भावनात्मक राजनीति कहा, तो कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा फिल्मी बताया। लेकिन एक बात साफ थी कि विजय हर दिन चर्चा के केंद्र में बने हुए थे। और जब मतदान का दिन आया, तब उनके समर्थकों ने एक अलग तस्वीर पेश कर दी। हर बूथ के बाहर एक जैसी भीड़ दिखाई दे रही थी। सफेद शर्ट, खाकी पैंट और चेहरे पर थालापति के लिए जुनून। दर्शकों, यह सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं था, बल्कि विजय की राजनीतिक पहचान बन चुका था। पूरे चुनाव के दौरान विजय खुद भी इसी साधारण लुक में दिखाई दिए। उनके कार्यकर्ता लोगों से बेहद विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे। वो सिर्फ वोट नहीं मांग रहे थे, बल्कि ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीति का नया चेहरा अब जनता के बीच खड़ा है। और फिर 4 मई 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन, और नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया। यानी 234 सीटों वाले तमिलनाडु में 107 सीटों पर टीवीके का नाम चमक रहा था। दर्शकों, डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमने वाली राजनीति अब एक तीसरी ताकत पूरी मजबूती के साथ उभर चुकी थी। यानी इतिहास में तमिलनाडु ने पहले भी फिल्मी सितारों को राजनीति में स्वीकार किया है। एमजी रामचंद्रन, जयललिता जैसे नाम इसकी सबसे बड़ी मिसाल रहे हैं। लेकिन विजय का सफर उनसे अलग दिखाई देता है। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। उन्होंने राजनीति की लंबी ट्रेनिंग नहीं ली है। उन्होंने सत्ता के गलियारों से शुरुआत नहीं की है। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक चीज रही, जनता से सीधा जुड़ाव। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं देखते। उन्हें लगता है कि ये आदमी उनकी भाषा बोलता है, उनके दर्द को समझता है। यही भावनात्मक जुड़ाव विजय की सबसे बड़ी ताकत बन गया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। दर्शकों, क्योंकि भीड़ जुटाना आसान है, उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विजय चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या थालापति पर्दे की तरह असल जिंदगी में भी लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। विजय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका स्टारडम नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है युवा। तमिलनाडु की नई पीढ़ी जो बदलाव चाहती है, जो पुरानी राजनीति से आगे कुछ नया देखना चाहती है, उसने विजय से एक उम्मीद देखी है। करोड़ों युवा वोटर्स ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अपने भविष्य की आवाज़ के तौर पर देखना शुरू किया है। विजय ने भी अपने भाषणों में उन्हीं मुद्दों को उठाया जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे। यानी आर्थिक मदद, बेहतर शिक्षा, मुफ्त सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर।
उनकी बातें लोगों को पसंद आई क्योंकि वो किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह बात करते नजर आए। लेकिन राजनीति में असली कहानी चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। आज विजय उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सबसे कठिन पहली परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्होंने भीड़ को वोट में बदल दिया, उन्होंने अपने स्टारडम को राजनीतिक ताकत में बदलता हुआ दिखा दिया, लेकिन अब उनके सामने उससे भी बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। अब उन्हें साबित करना होगा कि वो सिर्फ बड़े मंचों के नेता नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले प्रशासक भी बन सकते हैं, क्योंकि जनता तालियां ज्यादा समय तक नहीं बजाती है, जनता नतीजे मांगती है। इतिहास भी यही कहता है कि हर सुपरस्टार सफल नेता नहीं बन पाता। शिवाजी गणेशकर, चिरंजीवी, कमल हसन और रजनीकांत जैसे बड़े नामों के पास भी जबरदस्त लोकप्रियता थी। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती थी, लाखों लोग उन्हें देखने आते थे। लेकिन भीड़ और सत्ता के बीच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ 2 ही फिल्मी सितारे ऐसे हुए जिन्होंने पर्दे से निकलकर सत्ता तक का सफर पूरा किया, यानी एमजी रामचंद्रन और जयललिता। और अब वर्षों बाद विजय के सामने वही मौका खड़ा है, एक ऐसा मौका जहां वो सिर्फ फिल्मों के थालापति नहीं बल्कि असल जिंदगी में वो जनता के नेता बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से हर कदम उनकी राजनीति तय करेगा, हर फैसला उनकी पहचान बनाएगा और हर वादा उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। क्योंकि फिल्मों में हीरो 3 घंटे में लड़ाई जीत लेता है, लेकिन असली जिंदगी यानी असली राजनीति में जनता का भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या विजय अपने करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं, क्या वो तमिलनाडु की राजनीति में नया इतिहास लिख पाएंगे या फिर वो उन सितारों की सूची में शामिल हो जाएंगे उनकी चमक पर्दे तक ही सीमित रह गई। लेकिन एक बात तय है, विजय अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो एक आंदोलन बन चुके हैं, एक उम्मीद, एक चेहरा और शायद तमिलनाडु की राजनीति का अगला बड़ा अध्याय। ये थालापति विजय की पूरी कहानी है, संघर्ष से स्टारडम तक और स्टारडम से राजनीति तक का सफर। अब आप बताइए, क्या विजय सच में तमिलनाडु की राजनीति बदल सकते हैं? क्या वो असल जिंदगी के भी थालापति बन पाएंगे? और आपने विजय को कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।